प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे। पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की बाट देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर था। एक क्षण में जा पहुँचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महाराज? सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या कहीं ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बूढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, ना जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। अर्थात मोटे राम जी ने कहार की कुछ समय तक प्रतीक्षा की, परंतु जब वो ना आया तो वो खुद ही बाजार में चले गए। फिर वहां पर जाकर के उन्होंने देखा तो कहार एक हलवाई की दुकान के सामने बैठ कर के चीलम फूंक रहा था। फिर पंडित जी ने कहार से कहा कि आपने इतनी देर कैसे लगा दी? सरकार वहाँ बिगड़ रहे थे तो मैंने उन्हें कह दिया कि बूढ़ा आदमी है, धीरे धीरे ही तो आएगा। फिर कहार ने कहा, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और ना टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी और वे लगे उसे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर है। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। फिर मोटे राम जी कहते हैं, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कहारों का लेते हैं। जिस प्रकार भालचंद्र 5-6 कहारों का नाम लिया करते थे, तो मोटे राम जी कहते, क्या तुम केवल एक ही नौकर उनके पास हो? लेकिन वो तो बहुत सारे कहारों का नाम लिया करते हैं। तो कहार उसका उत्तर देता है, यह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़ कर चले गए। यह अपना रूप जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिखाइएगा तो मैं भी चलूं। मोटे राम जी ने कहा, अजी बहुत नौकरी है। कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज़ है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बूढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता ना करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, कुछ तर माल तैयार है, लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तोल दो एक सेर भर, आओ वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब चक्कर खाया, 2.5-3 सिगरेट चट कर गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। साहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। मोटे राम जी ये सारी बातें कहते तो हलवाई बोलता है, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। फिर मोटेराम, इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर। फिर हलवाई कहता है, पाव भर क्या कीजिएगा? चीज़ अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाहर की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर पालागन कर बोले, महाराज आप रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात आपकी राह देखता रहा, भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा, जब आप न आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? फिर मोटे राम जी ने कहा, हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। फिर भालचंद्र बोले, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हो, जितने पैसे हो ले लीजिएगा। फिर मोटे राम जी कहते हैं कि आप ही के हलवाई की दुकान पर खा आया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है।
तो भालचंद्र जी कहते कितने पैसे देने पड़े? तब मोटे राम जी कहते हैं आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। फिर भालचंद्र जी कहते हैं जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा, एक ही ठग है। अर्थात भालचंद्र केवल जानना चाहता है कि मोटे राम ने कितनी की मिठाइयाँ खाई है, इसीलिए वह मोटे राम से कह रहा है कि आपने जितनी भी मिठाइयाँ ली है वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि दुकान वाला बहुत बेईमान है और वह मेरे खाते में अपनी इच्छा पूर्वक रकम लिख देगा। फिर मोटे राम जी कहते हैं कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन रह गए तो बधिया बैठ जाएगी, पेट है या शैतान की कब्र। 3 सेर कुछ ठिकाना है। उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली बाई से बोले कुछ सुनती हो, यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए, 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा अजी नहीं, 3 सेर भला खा जाएगा, आदमी है या बैल? फिर भालचंद्र जी कहते हैं कि 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 से कम ना खाई होगी, पक्की तौल। फिर रंगीली बाई कहते पेट में सनीचर है क्या? तो भालचंद्र जी कहते हैं आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। फिर रंगीली बाई कहती है कि तो आज रहे ही क्यों, खत का जो जवाब देना हो देकर विदा करो, अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती, खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले, जिन्हें ऐसे पटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो तो खिलावे, हमें ऐसे मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी। पूछा क्या तैयारी कर दी महाराज? तो फिर मोटे राम जी ने कहा हाँ सरकार, अब चलूंगा, 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? फिर भालचंद्र जी बोलते हैं कि भला आज तो रहिए। यह कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाए, इसलिए वाक्य को यो पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिर मोटे राम जी ने कहा 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं थी, हमारा विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा, पर बुरा न मानिए तो कहूँ आप लोगों को ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे यजमान हैं तो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी को ये आज्ञा दे तो उसका पालन करे। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपना धन्य भाग्य समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक क्षण ठहरना असह्य है, जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। ये सारी बातें पंडित जी भालचंद्र जी को कहते हैं। फिर भालचंद्र जी कहते हैं महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। फिर मोटे राम जी ने कहा अपराध नहीं हुआ और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हुए हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न ले। मिठाई खाने के लिए हमारी चिचोरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर खड़े रहें, आपका नाम सुनकर आए, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुंह से बात ना निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार ना पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा ना थी, एक दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत ना हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा ना सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मानते तो थे पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इनकी बात करने गया, और कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाकर सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था? जाने किस मनुष्य की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इनका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। तो रंगीली बाई ने कहा, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले?
फिर भालचंद्र बोले, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। मैं क्या यह जानता था कि द्वार पर कान लगाए खड़ा है। फिर रंगीली बाई ने कहा, ना जाने किसका मुंह देखा था। फिर भालचंद्र जी ने कहा, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। फिर रंगीली बाई ने कहा, उफ, जाने भी दो। जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है, जो चाहे कहे। फिर भालचंद्र जी ने कहा, यो जान ना बचेगी, 10 रुपए विदाई के बहाने दे दूं। ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत ना दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर के पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल से कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा की याद ही करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपए देकर उसे उल्लू बना लूंगा। इस फेर में ना रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। अर्थात यहीं पर इस उपन्यास का तीसरा अंक समाप्त होता है। इसके आगे के उपन्यास को हम अंक 4 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।